नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर वेलोसिटी, है ना। लास्ट क्लास में हमने फोर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए थे। जो कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके से आए थे। कंपोनेंट हमने निकाले थे u1, u2, u3, u4 इक्वल्स टू वैल्यू आई थी हमारे पास गामा u, ux, गामा u, ui, गामा u, uz और वैल्यू आई थी आयोटा c गामा u। ठीक है। कंपोनेंट जो था गामा u की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? गामा u की वैल्यू थी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर वैल्यू आ गई -1/2। और हमने कहा था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो कंपोनेंट था म्यू इक्वल्स टू 1 टू वैल्यू आ गई 4, यू म्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आई थी? माइनस ऑफ सी स्क्वायर यानी वैल्यू हमारे पास कैसी आई थी? वैल्यू आई थी इनवेरिएंट वैल्यू थी, यानी हमारे पास सी जो था वेलोसिटी ऑफ लाइट थी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो वैल्यू आई थी हमारे पास इनवेरिएंट। तो हमने कहा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कोई क्वांटिटी इनवेरिएंट है तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखें? u1 डैश आ गया, u2 डैश आ गया, u3 डैश आ गया और u4 डैश आ गया, है ना। हमने ये लिखा था ना, देखो ध्यान हो तो, हमने लिखा था x म्यू डैश इक्वल्स टू वैल्यू लिखी थी हमने a म्यू न्यू और इक्वल्स टू वैल्यू लिखी थी अपन ने x न्यू के बराबर a म्यू न्यू। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था जो s डैश और s के क्वांटिटीज़ को आपस में क्या कर रहा था? रिलेट कर रहा था। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आ गया। वैल्यू आ गई गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 और 0 और वैल्यू आ गई माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 और गामा। ठीक है। और इधर वैल्यू आ गई थी हमारे पास u1, u2, u3 और वैल्यू आ गई थी u4। ठीक है। चार क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं। एक तो वैल्यू है u1 आ गया, u2 आ गया, u3 आ गया और u4 आ गया। तो इसके कंपोनेंट कितने आए हमारे पास? गामा u, ux, गामा u, ui, गामा u, uz और वैल्यू आ गई थी आयोटा c गामा u। इसी तरीके से दूसरे कंपोनेंट आ गए थे u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश और u4 डैश, है ना। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसी को हमने क्या लिख दिया? गामा u डैश, वैल्यू आ गई ux डैश, गामा u डैश, वैल्यू आ गई uy डैश, गामा u डैश और वैल्यू आ गई uz डैश और वैल्यू आ गई आयोटा c गामा u डैश आ गया। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को यदि मैं सिंपल अगर इक्वेशंस की टर्म में लिखूं तो इक्वेशन क्या बनेंगी इससे? इक्वेशन देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। पहला कंपोनेंट आ गया u1 डैश, पहला कंपोनेंट आ गया u1 डैश, कितना बना? u1 डैश बनेगा गामा u1 और आयोटा बीटा गामा इंटू u4, यानी वैल्यू आ गई गामा और वैल्यू आ गई u1, सॉरी गामा आ गया और वैल्यू आ गया ना, कैपिटल लेटर्स में हम इसको मेंशन कर रहे हैं, u1 आ गया प्लस में वैल्यू आ गई आयोटा बीटा गामा और वैल्यू आ गई u4। ठीक है। अब इसको क्या लिखते हैं अपन? गामा आ गया, u1 की वैल्यू कितनी है? गामा u और वैल्यू आ गई ux प्लस में वैल्यू आ गई आयोटा बीटा और वैल्यू आ गई गामा और u4 की वैल्यू कितनी है? आयोटा c और वैल्यू आ गई गामा u। ठीक है। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, यानी u1 डैश की वैल्यू कितनी है? गामा u डैश और वैल्यू आ गई ux डैश इक्वल्स टू वैल्यू, यहाँ से हम क्या करते हैं? गामा गामा u हम कॉमन निकाल लें तो ux और माइनस, है ना, आयोटा इंटू आयोटा कितना बना? आयोटा स्क्वायर, वैल्यू आ गई -1, गामा इंटू गामा u हमने कॉमन निकाल लिया तो वैल्यू कितनी बन गई? ux माइनस वैल्यू आ गई बीटा c आ गया। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड कंपोनेंट निकालें। सेकंड क्या बनेगा? सेकंड आ गई u2 डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई u2, यानी वैल्यू कितनी बनी? गामा u, वैल्यू आ गई uy डैश, गामा u डैश uy डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई u2, यानी वैल्यू आ गई u2 की वैल्यू कितनी है? गामा u और वैल्यू आ गई ui। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन लिख लें और इसी तरीके से हम फोर्थ इक्वेशन लिख लें, है ना। थर्ड इक्वेशन कितनी बनेगी? थर्ड इक्वेशन आ गई u3 डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई u3, है ना, कैपिटल लेटर्स में लिखना है अपने को इसको, है ना। u3 डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई u3, यानी वैल्यू आ गई गामा u डैश और वैल्यू आ गई uz डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा u और वैल्यू आ गई uz। इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। और लास्ट कंपोनेंट कितना बनेगा? लास्ट कंपोनेंट आ गया u4 डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना? माइनस आयोटा बीटा गामा और वैल्यू आ गई u1 प्लस वैल्यू आ गई गामा और वैल्यू आ गई u4। ठीक है।
यानी वैल्यू कितनी बनी, वैल्यू आगे देखो माइनस आयोटा बीटा गामा और u1 कितना बना गामा u और वैल्यू आ गई ux प्लस में वैल्यू आ गई गामा और u4 की वैल्यू कितनी है, u4 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, वैल्यू आ गई आयोटा c और वैल्यू आ गई गामा u। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट u4 डैश वैल्यू कितनी बनेगी, आयोटा आ गया, c आ गया और गामा u डैश आ गया। ठीक है, इसको क्या लिख लें अपन, आयोटा c गामा u डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, इसको क्या लिख लें, कॉमन निकाल लें, आयोटा c गामा u कॉमन निकाल लिया अपन ने, तो ये वैल्यू आ गई 1। ठीक है, माइनस में वैल्यू आ गई सॉरी, आयोटा c गामा u अपन ने कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस गामा आ गया, गामा u आ गया और आयोटा ही बाहर आ गया, सिंबल आ गया माइनस का, वैल्यू आ गई बीटा, c और कॉमन निकाला है तो वैल्यू आ गई 1 माइनस बीटा अपॉन c और वैल्यू आ गई ux। ठीक है, इसका मतलब इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, आयोटा c से आयोटा c कैंसिल हो गया, दैट मीन्स गामा u डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बन गया, गामा u 1 माइनस बीटा अपॉन c और इंटू वैल्यू आ गई ux, है ना। इसको दे दिया अपन ने, इक्वेशन नंबर दे दी हमने 4। ठीक है, तो 4 हमने इक्वेशंस हमने कैलकुलेट कर ली। पहला हमने कंपोनेंट निकाल लिया किसका, u1 डैश के कोरस्पॉन्डिंग, गामा u डैश ux डैश इक्वल्स टू गामा u ux माइनस बीटा c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ऐसे सेकंड कंपोनेंट आ गया गामा u डैश ui डैश इक्वल्स टू गामा u ui आ गया। थर्ड कंपोनेंट गामा u डैश uz डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा u और वैल्यू आ गई uz। और फोर्थ कंपोनेंट आ गया हमारे पास गामा u डैश इक्वल्स टू गामा u 1 माइनस बीटा अपॉन c और वैल्यू आ गई ux। अब क्या करें, देखो इक्वेशन 1 है, इसको यदि मैं डिवाइड कर दूँ इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 2 है इसको भी डिवाइड कर दूं और इक्वेशन 3 है इसको भी मैं डिवाइड कर दूं किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। अगर इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करता हूं इक्वेशन नंबर 4 से तो क्या होगा, देखो गामा u डैश से गामा u डैश कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू आएगी किसकी, ux डैश, यानी कंपोनेंट कितना बना, देखो वैल्यू आ गई ux डैश, है ना। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन नंबर 4 से, तो पहली वैल्यू आ गई ux डैश इक्वल्स टू गामा u से गामा u कैंसिल हो गया, यानी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ux माइनस वैल्यू आ गई बीटा c अपॉन वैल्यू आ गई 1 माइनस बीटा अपॉन c, 1 माइनस बीटा अपॉन c और वैल्यू आ गई ux। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन 2 को यदि मैं डिवाइड करूं किससे, इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करूं तो किसकी, गामा u डैश से गामा u डैश कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब uy डैश की वैल्यू आ जाएगी uy डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी uy डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा u डैश से गामा u डैश कैंसिल हो गया, राइट साइड में गामा u से गामा u कैंसिल हो गया तो गामा इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना, वैल्यू आ गई uy अपॉन वैल्यू आ गई गामा और वैल्यू आ गई 1 माइनस बीटा अपॉन c और वैल्यू आ गई ux। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी uz डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई uz अपॉन वैल्यू आ गई गामा और वैल्यू आ गई 1 माइनस बीटा अपॉन c और वैल्यू आ गई ux। तो ये तीनों हमने वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल दिए, ux डैश निकाल दिया, uy डैश निकाल दिया और uz डैश निकाल दिया। ध्यान हो तो हम पढ़ते हैं जहाँ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम पढ़ते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के कोरस्पॉन्डिंग जहाँ हम वेलोसिटी एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ हम पढ़ते हैं 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए। एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ के जो कंपोनेंट आते हैं वो एग्जैक्टली यही कंपोनेंट आते हैं, ux डैश इक्वल्स टू ux माइनस, है ना, बीटा c, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है हमारे पास कितनी आती है, v अपॉन वैल्यू आ गई c। तो जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग 3 डायमेंशन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ हम एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, वो एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट एग्जैक्टली वही आते हैं जो कंपोनेंट हमारे पास हमने 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन से हमने कैलकुलेट किए हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं या इस एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ के बेस पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी 2 ऐसी वेलोसिटीज़, है ना, या कोई भी 2 ऐसी वेलोसिटीज़ जिसके जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उन जिनका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है, वो दोनों जुड़कर भी कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं कर सकती। तो ये जो रूल है बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही प्रोवाइड करता है कि कोई भी 2 ऐसी वेलोसिटी जिनका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है, वो दोनों जुड़कर कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा
नहीं हो सकते, है ना। तो ये कंपोनेंट आते हैं हमारे पास किसके, वेलोसिटीज़ के, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने वेलोसिटी, सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी थी, सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी कि हमने वैल्यू निकाली थी कि भाई एक्स म्यू डैश, है ना, एक्स म्यू का स्क्वायर वैल्यू हमने प्रूव करी थी समीशन, और वैल्यू प्रूव करी थी हमने एक्स म्यू डैश का स्क्वायर, म्यू इक्वल्स टू वैल्यू थी 1 to 4, म्यू इक्वल्स टू वैल्यू थी 1 to 4, ठीक है। ये हमने प्रूव किया था। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमने क्या कह दिया था कि भाई इस तरीके से हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं, ए म्यू न्यू और वैल्यू आ गई एक्स न्यू, ठीक है। तो दूसरी बात हमने प्रूव करी कि समीशन म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई समीशन आ गया म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 to 4 यू म्यू का स्क्वायर आ गया और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितनी, माइनस ऑफ सी स्क्वायर, इनवेरिएंट क्वांटिटी आ गई। तो ये क्वांटिटी भी हमारे पास कैसी होगी, निश्चर हो गई। तो इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने क्या कह दी, यू म्यू डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वही मैट्रिक्स आ गया और वैल्यू आ गई यू न्यू आ गया। इसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया था अभी ए म्यू न्यू की जो वैल्यू है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई थी, वैल्यू थी गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 और 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 और वैल्यू आ गई गामा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या, 4 मोमेंटम। तो जिस तरीके से देखो, जो जनरल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं कि भाई चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। जैसे अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं स्पीड की, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, v इक्वल्स टू हमने डिफाइन किया था, वैल्यू आ गई dx अपॉन ए वैल्यू आ गई dt, है ना। ऐसे ही जैसे कंपोनेंट vx आ गया, ऐसे ही कंपोनेंट vy आ गया, dy अपॉन ए वैल्यू आ गई dt, और ऐसे ही कंपोनेंट क्या बना, vz इक्वल्स टू वैल्यू आ गई dz अपॉन ए वैल्यू आ गई dt। तो अगर मैं सिर्फ v को डिफाइन करूं तो v इक्वल्स टू वैल्यू क्या कह दूं मैं, dr अपॉन ए वैल्यू आ गई dt आ गया, है ना। निकाल सकते हैं अपन ऐसा। ये हम कैलकुलेट करते हैं किससे, 3 डायमेंशन में हम कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमें 4 डायमेंशन में हमें कैलकुलेट करना है तो इसी फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, यू म्यू इक्वल्स टू हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डी एक्स म्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई डी टो में। जहाँ हमने टाइम लिया था, टाइम की जगह तो हमने क्या ले लिया, प्रॉपर टाइम हमने ले लिया, और प्रॉपर टाइम जिसकी वैल्यू हमने बताई थी, डिफाइन करी थी, डी टो इक्वल्स टू वैल्यू थी डी टी, और इंटू वैल्यू थी 1 माइनस वैल्यू थी यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू पावर वैल्यू थी 1/2, है ना। प्रॉपर टाइम हमने ले लिया और 4 कंपोनेंट म्यू इक्वल्स टू 1 2 3 4 के लिए हमने 4 कंपोनेंट इसके लिए हमने डिफाइन कर दिए। तो पहली बात हमने पढ़ा चतुर्विम सदिश, दूसरी बात हमने उस सदिश के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाली, चतुर्विम वेग हमने निकाला, 4 वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की, और हमने प्रूव किया कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो चतुर्विम वेग था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है वो रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा ही आता है जो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक 4 मोमेंटम के बारे में, है ना। जैसे जनरल डेफिनेशन हम कहते हैं संवेग या मोमेंटम की द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी डिफाइंस द मोमेंटम, है ना। तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि नेचर की किसी भी रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हमेशा वैलिड होता है, एक फंडामेंटल लॉ है हमारे पास फिजिक्स का, उसी तरीके से हम कहते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे चतुर्विम संवेग, 4 मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, 4 वेलोसिटी, है ना। तो जिस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारे पास नया रूल आएगा कंजर्वेशन ऑफ 4 मोमेंटम। जिस तरीके से रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद का लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता, सेम रहता है, उसी तरीके से रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी हमारे पास 4 मोमेंटम के जो कंपोनेंट है या 4 मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक 4 मोमेंटम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।